आज हम लागत प्रबंधन पर बात करेंगे, मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट। और इसमें दो बहुत जरूरी तकनीकें हैं जिन पर हम आज गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हाँ, कौन सी दो? पहली है लागत नियंत्रण, यानी कॉस्ट कंट्रोल, और दूसरी है जीवन चक्र लागत, जिसे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हमारा मकसद सीधा सा है इन कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझना। बिल्कुल, खासकर उनके लिए जो शायद इन्हें पहली बार सुन रहे हों। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं लागत नियंत्रण से। अब देखिए, मुनाफा क्या होता है? सीधी सी बात है, बिक्री और लागत के बीच का फर्क। हाँ, तो अगर मुनाफा बढ़ाना है तो या तो बिक्री बढ़ाइए या फिर लागत घटाइए। सही। और आजकल जैसा कंपटीशन है, बिक्री बढ़ाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसीलिए लागत पर काबू पाना, उसको कंट्रोल करना और उसे कम करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। लागत नियंत्रण का मतलब यही है कि जो असल में खर्चा हो रहा है, जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, उसको आप अपने तय स्टैंडर्ड या बजट से कंपेयर करते हैं। देखते हैं कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा। अच्छा। जबकि लागत में कमी मतलब कॉस्ट रिडक्शन, वो थोड़ी अलग चीज है। उसका मकसद होता है कि प्रोडक्ट की हर यूनिट की लागत को सचमुच और हमेशा के लिए कम किया जाए। हमेशा के लिए? हाँ, स्थायी तौर पर। और ये भी ध्यान रखना होता है कि क्वालिटी खराब ना हो। अच्छा, ये बहुत बहुत जरूरी फर्क है। ठीक है, तो फिर लागत कम करने के लिए कंपनियां कहाँ-कहाँ ध्यान दे सकती हैं, मतलब कौन से एरियाज हैं? हाँ, कई अहम एरियाज हैं। देखिए, एक तो है प्रोडक्ट का डिजाइन खुद। डिजाइन? कैसे? जैसे क्या हम कोई सस्ता मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं? या मटेरियल का इस्तेमाल बेहतर हो सकता है, कम लग सकता है। चीजों को स्टैंडर्डाइज करना, सरल बनाना, इनसे भी लागत घटती है। फिर आता है संगठन का ढांचा, मतलब कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर सबको पता हो कि उनका क्या काम है, जिम्मेदारियां ठीक से बटी हों, टीम में बातचीत अच्छी हो, सब मिलके काम करें, तो उससे भी लागत कम होती है। हाँ बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप्स और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम होता है ना। और तीसरा, फैक्ट्री का लेआउट और मशीनों का सही एकदम कुशल इस्तेमाल, मतलब जगह और मशीनों का पूरा उपयोग करना। हाँ, ताकि बर्बादी कम से कम हो और जो भी सुविधाएं हैं उनका भरपूर फायदा उठाया जा सके। इससे लागत कम होती है। समझ गया। ये तो हुई लागत नियंत्रण और कमी की बात। अब दूसरी चीज पर आते हैं, जीवन चक्र लागत, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। जीवन चक्र लागत एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम किसी प्रोडक्ट के पूरे जीवन काल की लागतों को ट्रैक करते हैं। पूरे जीवन काल? मतलब कब से कब तक? मतलब जब से उस प्रोडक्ट का आइडिया आया, वो डिजाइन हुआ, बना, बाजार में बिका, इस्तेमाल हुआ और आखिर में जब वो बाजार से हट गया या डिस्पोज हो गया, उस पूरे सफर की लागतें और उससे हुई कमाई। अरे वाह! हाँ, इसका असली मकसद ये देखना है कि कोई प्रोडक्ट अपने पूरे जीवन में कुल मिलाकर कितना फायदेमंद रहा, कितना प्रॉफिट दिया उसने। ये तो बहुत अलग नजरिया है। मतलब सिर्फ बनाने की लागत नहीं, बल्कि शुरुआत से अंत तक सब कुछ। बिल्कुल, बनाने की लागत तो बस एक हिस्सा है। तो इसके चरण क्या होते हैं, मतलब प्रोडक्ट की लाइफ के स्टेजेस? हाँ, इसके मुख्य तौर पर 4 चरण या पड़ाव माने जाते हैं। पहला है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। दूसरा है वृद्धि यानी ग्रोथ। तीसरा परिपक्वता मैच्योरिटी। और चौथा है गिरावट मतलब डिक्लाइन। अच्छा, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ठीक है, तो हर स्टेज में क्या होता है, थोड़ा बताएंगी? जरूर। देखिए, परिचय चरण में क्या होता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो लोगों को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता, जागरूकता कम होती है, कंपटीशन भी कम या ना के बराबर होता है। और क्योंकि रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग पर बहुत खर्च हुआ होता है, तो अक्सर शुरू में मुनाफा नेगेटिव होता है, मतलब घाटा होता है। ठीक है, फिर ग्रोथ स्टेज में बिक्री तेजी से बढ़ती है, लोग प्रोडक्ट को जानने लगते हैं, उसकी मांग बढ़ती है। अच्छा। अब दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में आने लगते हैं, पर क्योंकि बिक्री बढ़ रही है तो अब मुनाफा दिखना शुरू हो जाता है और अक्सर प्रोडक्शन बढ़ने से प्रति यूनिट लागत भी कम होने लगती है। ये तो अच्छी स्टेज है। फिर मैच्योरिटी? परिपक्वता के दौर में बिक्री की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है या शायद एक लेवल पर आकर रुक सी जाती है। ओके। यहाँ कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, बहुत कड़ा मुकाबला होता है और इसका असर मुनाफे पर पड़ता है, वो कम होने लगता है। तो कंपनियां क्या करती हैं, वो प्रोडक्ट में कुछ सुधार करने की कोशिश करती हैं या उसे दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करती हैं। डिफरेंशिएशन। हाँ, और आखिर में आता है गिरावट का चरण।
डिक्लाइन। इसमें तो नाम से ही लग रहा है कि सब नीचे जाएगा। हाँ, बिक्री और मांग दोनों लगातार गिरती हैं। हो सकता है बाजार में उससे बेहतर या नए विकल्प आ गए हों। तब कंपनी क्या करती है? तब उनके पास दो रास्ते होते हैं। या तो लागत कम करने के लिए बहुत सख्त कदम उठाएं, या फिर धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को बाजार से हटा दें, मतलब बंद कर दें। समझ गया। तो ये पूरा जीवन चक्र समझने का, इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का असल फायदा क्या है कंपनी के लिए? क्यों करे कोई ये सब? इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो ये कि ये कंपनियों को शुरुआत में ही सोचने पर मजबूर करता है। मतलब प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त ही वो सोचने लगते हैं कि आगे चलकर लागत कैसे कम रखी जाए या कमाई कैसे बढ़ाई जाए। अच्छा, मतलब शुरू से ही प्लान करना। बिल्कुल। दूसरा, ये सिर्फ बनाने की लागत नहीं देखता, बल्कि पूरे जीवन की लागत और कमाई का ज्यादा सच्चा, ज्यादा सटीक अंदाजा देता है। इससे मैनेजमेंट बेहतर फैसले ले पाता है। ठीक है। तीसरा, ये ना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बजाय लॉन्ग टर्म फायदे पर फोकस करवाता है। और चौथा, ये उन लागतों पर भी नजर रखने में मदद करता है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, डिजाइन का खर्चा। हाँ, ये तो होता है। R&D कॉस्ट अक्सर ठीक से ट्रैक नहीं होती है। सही कहा। तो ये उन छिपी हुई लागतों को भी सामने लाता है। बहुत अच्छे। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ऐसा कह सकते हैं कि लागत नियंत्रण, मतलब कॉस्ट कंट्रोल, वो आज की लागतों को मैनेज करने, उन्हें बजट में रखने पर जोर देता है। हाँ, वर्तमान पर फोकस और है। जीवन चक्र लागत या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, वो हमें प्रोडक्ट के पूरे जीवन की कहानी दिखाता है। उसकी लागतें, उसका मुनाफा, शुरू से लेकर आखिर तक एक बड़ी तस्वीर। बिल्कुल सही सारांश है। ये एक तरह से प्रोडक्ट की पूरी बायोग्राफी है, उसके फाइनेंशियल एंगल से। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल, जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का फायदा देखती है तो क्या उसे सिर्फ उसे बनाने की लागत देखनी चाहिए, या फिर पूरी जीवन चक्र लागत पर ध्यान देना रणनीतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये तो सोचने वाली बात है। खासकर तब जब ये माना जाता है कि किसी प्रोडक्ट की 70-80% लागत तो उसके डिजाइन स्टेज में ही तय हो जाती है। तो क्या हमें शुरुआत पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? नमस्कार, आज हम बात करेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट यानी लागत प्रबंधन की, और इसमें भी एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक है, टारगेट कॉस्टिंग। हाँ, टारगेट कॉस्टिंग। आमतौर पे तो यही होता है ना कि कंपनियां पहले प्रोडक्ट बनाती हैं, देखती हैं भाई कितना खर्चा आया, फिर अपना मुनाफा जोड़ती हैं और फिर कीमत तय कर देती हैं। बिल्कुल, ज्यादातर तो यही होता है। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग इस पूरी सोच को आप कह सकती हैं पलट देता है। पलट देता है? कैसे? ये तरीका देखिए, जापान में 70 के दशक से चला आ रहा है, और जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है वहां ये कमाल का काम करता है। इसमें शुरुआत प्रोडक्ट की लागत से नहीं होती। नहीं तो फिर शुरुआत होती है उस कीमत से जो ग्राहक, मतलब मार्केट, देने को तैयार है। अच्छा, तो मतलब बाजार पहले, लागत बाद में। ये तो वाकई सोचने का एकदम अलग नजरिया है। हाँ, बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये टारगेट कॉस्टिंग आखिर है क्या, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, टारगेट कॉस्टिंग को अगर परिभाषित करें तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका है। इसमें हम ये तय करते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट जो हम लाने वाले हैं, जिसमें कुछ खास फंक्शन होंगे, एक तय क्वालिटी होगी, उसको बनाने में मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी लागत आनी चाहिए। ओके। ताकि जो हमने उसकी सेलिंग प्राइस सोची है उस पर हम अपना तय किया हुआ मुनाफा कमा सकें। तो ये जो पारंपरिक तरीका है कॉस्ट प्लस वाला, उससे ये अलग कैसे हुआ? उसमें भी तो लागत और मुनाफा होता है। बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का। कॉस्ट प्लस में क्या होता है, कंपनी पहले प्रोडक्ट बनाती है, फिर देखती है अच्छा इसे बनाने में X रुपए लगे, ठीक है, फिर वो सोचते हैं हमें Y रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो कीमत हो गई X + Y। हाँ, सीधा हिसाब। हाँ, इसमें मार्केट क्या चाहता है, ग्राहक कितने पैसे देना चाहता है, ये सब बाद की बातें हैं, अक्सर ध्यान ही नहीं जाता। अच्छा। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग उल्टी दिशा से शुरू होता है। वो कहता है पहले मार्केट देखो, ग्राहक इस चीज के लिए कितने पैसे देगा। ठीक है। मान लीजिए Z रुपए। ठीक है। फिर कंपनी सोचती है हमें इस पर Y रुपए का मुनाफा चाहिए, तो प्रोडक्ट बनाने की लागत Z घटा Y या उससे कम होनी ही चाहिए हर हाल में। ओ, तो Z - Y हुई आपकी टारगेट कॉस्ट। एग्जैक्टली, यही है टारगेट कॉस्ट। मतलब सारी कहानी ग्राहक और बाजार से शुरू हो रही है, लागत से नहीं। इसी किसी उदाहरण से समझाइए ना। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए एक खिलौना कंपनी है, कोई भी, जैसे आपने कहा था कालॉन टॉय कंपनी। हाँ। वो एक नया खिलौना मॉडल H लाना चाह रहे हैं। वो अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये मार्केट में 100 रुपए का बिक सकता है। ठीक। अब उन्हें 100 रुपए पर 15% रॉयल्टी भी देनी है किसी को,
ओह, और वो खुद 25% का मुनाफा भी कमाना चाहते हैं। ओके। 15% रॉयल्टी, 25% मुनाफा। तो अब टारगेट कॉस्ट निकालना बिल्कुल सीधा है। 100 रुपए जो सेलिंग प्राइस है, उसमें से 15 रुपए रॉयल्टी के घटाइए, बचे 85, तो फिर 25 रुपए अपना मुनाफा घटाइए, तो बचे 60 रुपए। बस यही 60 रुपए है उनकी टारगेट कॉस्ट। अब उन्हें ये खिलौना 60 रुपए या उससे कम में बनाना है। लेकिन मान लीजिए जब उन्होंने सारे खर्चे जोड़े, पुर्जे, मजदूरी, फैक्ट्री का खर्चा, सब कुछ, तो लागत आ रही है 63 रुपए। हाँ, ये होता है अक्सर। तो अब चैलेंज ये है कि इस 63 रुपए को घटाकर 60 रुपए पर कैसे लाया जाए, वो 3 रुपए की कमी कैसे पूरी हो। तो क्या इसका मतलब है कि वो क्वालिटी गिरा देंगे या कोई सस्ता घटिया माल इस्तेमाल करेंगे? नहीं, यही तो टारगेट कॉस्टिंग की असली परीक्षा है और यहीं उसकी खूबसूरती भी है। ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर यहीं पर काम आती हैं टेक्निक्स जैसे वैल्यू इंजीनियरिंग, जिसे वीई कहा जाता है, और वैल्यू एनालिसिस यानी वीए। वैल्यू इंजीनियरिंग ये क्या है? वीए इस्तेमाल होती है जब प्रोडक्ट नया बन रहा हो डिजाइन स्टेज पर, और वीए इस्तेमाल होती है जब कोई मौजूदा प्रोडक्ट है उसे बेहतर बनाना हो। इनका मकसद है लागत कम करो, लेकिन ग्राहक के लिए प्रोडक्ट की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी उपयोगिता कम ना हो। अच्छा, मतलब बिना क्वालिटी गिराए कॉस्ट कम करना। बिल्कुल। टीम बैठती है, डिजाइनर, इंजीनियर, प्रोडक्शन वाले, मार्केटिंग वाले, सब, और वो देखते हैं क्या हम डिजाइन में कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्या कोई महंगा पुर्जा है जिसे किसी सस्ते विकल्प से बदला जा सकता है जो काम वही करें। क्या आप 2-3 छोटे पुर्जों को मिलाकर एक सिंगल पुर्जा बना सकते हैं, इससे असेंबली आसान होगी, लागत कम होगी। हाँ, ये तो होता है। क्या हम अपने सप्लायर के साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, उनसे बेहतर दाम ले सकते हैं, या वो कोई सुझाव दे सकते हैं। जैसे वो बाइक कंपनी थी ना, जिंगारू, उन्होंने अपनी सस्ती बाइक के लिए कई पुर्जे खुद ही डिजाइन कर लिए थे ताकि लागत काबू में रहे। समझ गए। इसके फायदे तो साफ दिख रहे हैं। आप शुरू से ही मार्केट पर फोकस रखते हैं, लागत पर आपका नियंत्रण रहता है और टीम को नए इनोवेटिव तरीके खोजने पड़ते हैं कॉस्ट कम करने के। हाँ, फायदे तो हैं। लेकिन क्या इसमें कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी आती होंगी? हाँ, बिल्कुल आती हैं, चुनौतियां भी हैं। देखिए, एक तो ये कि कभी-कभी डिजाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस लंबा खिंच सकता है। क्यों? क्योंकि टीम को बार-बार डिजाइन बदलना पड़ता है, नए आइडिया सोचने पड़ते हैं, जब तक वो टारगेट कॉस्ट हासिल ना हो जाए। इसमें वक्त लगता है। बात तो सही है। दूसरा, हर छोटे से छोटे पुर्जे की, हर प्रक्रिया की लागत का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाना और फिर उस सारे डेटा को संभाल कर रखना, ये अपने आप में एक महंगा और मुश्किल काम हो सकता है। हाँ, डेटा मैनेजमेंट तो एक इशू है। और एक और बड़ा खतरा है, अगर कॉस्ट कम करने का प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो हाँ, ये ब्लेम गेम शुरू हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए एक मजबूत अनुभवी टीम लीडर का होना और एक अच्छी क्रॉस फंक्शनल टीम जिसमें सब डिपार्टमेंट के लोग मिलकर काम करें, वो बहुत जरूरी है। सही कहा। अच्छा, ये बताइए कि ये टारगेट कॉस्टिंग वाली तकनीक किन इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? ये खासकर उन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छी है जहां प्रोडक्ट की ज्यादातर कॉस्ट, करीब 70-80%, उसके डिजाइन स्टेज में ही फिक्स हो जाती है। डिजाइन स्टेज में ही? मतलब एक बार डिजाइन फाइनल हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो बाद में लागत कम करने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। इनको लॉक्ड इन कॉस्ट्स कहते हैं। अच्छा, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्रीज, ये सब असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है ना? हाँ, समझ गई। और ये उन इंडस्ट्रीज के लिए भी फायदेमंद है जहां प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल छोटा होता है, मतलब जल्दी जल्दी नए मॉडल आते हैं। और कहाँ ये उतनी कारगर नहीं होगी? शायद सर्विस सेक्टर में, जैसे कंसल्टिंग है या टीचिंग है, वहां लागतें सर्विस देते वक्त भी काफी बदल सकती हैं, एडजस्ट हो सकती हैं। वहां ये शायद उतनी उपयोगी ना हो। तो कुल मिलाकर देखें तो टारगेट कॉस्टिंग लागत को मैनेज करने का एक प्रोएक्टिव तरीका है, मतलब पहले से सोचकर चलने वाला और मार्केट ड्रिवन है। बिल्कुल। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बिल्कुल शुरुआती दौर से ही लागत कम करने पर जोर देता है। हाँ, और ये सिर्फ लागत घटाना नहीं है, ये सही कीमत पर सही वैल्यू वाला प्रोडक्ट बनाना है जो ग्राहक चाहता है। ये सुनिश्चित करता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ फैक्ट्री का काम नहीं, बल्कि प्रोडक्ट के पूरे जीवन चक्र का, आइडिया से लेकर ग्राहक तक, एक अहम हिस्सा बना रहे। एकदम सही। पूरी वैल्यू चेन में लागत और मूल्य पर नजर। आज की इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या ऐसा हो सकता है कि टारगेट कॉस्ट पर इतना ज्यादा शुरू से ही फोकस करने की वजह से कभी-कभी वो बिल्कुल नए क्रांतिकारी किस्म के इनोवेशन, जिन्हें हम ब्रेक थ्रू इनोवेशन कहते हैं, वो शायद दब जाएं?
मतलब ऐसे आइडियाज जिनके बारे में शुरुआत में अंदाजा लगाना ही मुश्किल हो कि मार्केट इसके लिए क्या कीमत देगा या देगा भी या नहीं। क्या लागत का ये शुरुआती बंधन ऐसे बड़े लीक से हटकर वाले विचारों को पनपने से रोक सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है। हाँ, तो इसी विचार के साथ आज हम अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं सोचने के लिए एक बिंदु। तो कभी सोचा है कि फैक्ट्रियों में अक्सर ऐसा क्यों होता है? मतलब सारी मशीनें फुल स्पीड पर चल रही हैं, लोग भी दौड़ भाग कर रहे हैं, पर ऑर्डर फिर भी लेट हो रहे हैं और गोदाम में बिना बिके माल का ढेर लगा रहता है। अजीब है ना? हाँ, ये बहुत आम प्रॉब्लम है और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए एक कमाल की मैनेजमेंट तकनीक है जिस पर आज हम बात करेंगे, थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स या टीओसी। हाँ, टीओसी। ये गोल्डरैट और कॉक्स का आइडिया है ना, जिसे पहले शायद ओपीटी कहते थे। बिल्कुल, और जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं, इसका फंडा मतलब जो मूल सिद्धांत है वो काफी सीधा है। अगर मुनाफा बढ़ाना है तो प्लांट की असली कमाई की रफ्तार यानी थ्रूपुट को बढ़ाना होगा। थ्रूपुट मतलब सिर्फ चीजें बनाना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। थ्रूपुट का मतलब है बिक्री के जरिए पैसा कमाने की दर, कितनी तेजी से आप माल बेचकर पैसा सिस्टम में ला रहे हैं। अच्छा, और यहीं पर टीओसी की एक बात थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। वो कहते हैं कि हर मशीन को, हर संसाधन को उसकी पूरी 100% क्षमता पर नहीं चलाना चाहिए। ये तो उल्टा है। हाँ, सुनने में उल्टा लगता है, पर सोचिए, मान लीजिए 2 मशीनें हैं, ए और बी, एक के बाद एक। मशीन ए 1 घंटे में मान लीजिए 1300 किलो माल बना सकती है। ठीक है। पर मशीन बी जो उसके बाद आती है वो 1 घंटे में सिर्फ 1100 किलो ही प्रोसेस कर पाती है। अच्छा। अब अगर हम मशीन ए को उसकी पूरी क्षमता यानी 1300 किलो घंटा पर चलाएं तो क्या होगा? तो हर घंटे 200 किलो माल मशीन बी के पास जमा होता जाएगा। बिल्कुल, वो बन तो गया पर आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो है वर्क इन प्रोग्रेस, अधूरा माल। उसमें पैसा फंसा है, जगह घिर रही है, पर वो बिक नहीं रहा, लागत बढ़ रही है। तो मशीन बी यहाँ पर हमारी रुकावट है, बॉटलनेक जिसे कहते हैं। एकदम सही, मशीन बी बॉटलनेक है और टीओसी कहता है कि यही बॉटलनेक पूरे सिस्टम की रफ्तार तय करता है। आप मशीन ए को कितना भी तेज चला लें, आउटपुट तो 1100 किलो प्रति घंटा ही रहेगा। जैसे हाईवे पर अगर एक जगह जाम लगा है तो पीछे की खाली सड़क का कोई फायदा नहीं, स्पीड तो जाम ही तय करेगा। हाँ, बिल्कुल वही बात है। इसीलिए टीओसी सबसे पहले फोकस करता है प्रदर्शन को सही ढंग से मापने पर। इसके लिए वो 3 मुख्य मैट्रिक्स इस्तेमाल करता है। 3 मैट्रिक्स कौन कौन से? पहला तो यही थ्रूपुट, जैसा हमने कहा, बिक्री से पैसा बनाने की दर। इसका एक फॉर्मूला भी है, बिक्री की कीमत घटा कच्चा माल और बाकी सीधे लगने वाले खर्चे भागा समय। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर लेबर कॉस्ट को फिक्स्ड माना जाता है, वेरिएबल नहीं। अच्छा, ठीक है। पहला थ्रूपुट। दूसरा है निवेश, इन्वेस्टमेंट। वो सारा पैसा जो सिस्टम में फंसा हुआ है, जैसे मशीनें, बिल्डिंग, कच्चा माल, आधा बना माल, पूरा बना माल जो अभी बिका नहीं है, सब कुछ। और तीसरा है परिचालन व्यय, ऑपरेशन एक्सपेंस ओई, यानी सिस्टम को चालू रखने का रोज का खर्चा, तनख्वाहें, बिजली, किराया, मेंटेनेंस वगैरह। तो लक्ष्य क्या हुआ? थ्रूपुट बढ़ाना? हाँ, थ्रूपुट बढ़ाना। निवेश कम करना? और निवेश कम करना। और परिचालन खर्च भी कम करना? बिल्कुल, थ्रूपुट ऊपर, निवेश और ओई नीचे। यही टीओसी का मूल मंत्र है। ठीक है, लक्ष्य तो समझ आ गया, पर इसे हासिल कैसे करें? गोल्डरैट ने इसके लिए कोई तरीका बताया है? हाँ, उन्होंने एक 5 कदमों वाली प्रक्रिया बताई है, बहुत लॉजिकल है। पहला कदम, सिस्टम की बाधाओं यानी बॉटलनेक को पहचानो। वो क्या चीज है, मशीन, इंसान, पॉलिसी, जो आउटपुट को बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, मान लिया, हमने बॉटलनेक ढूंढ लिया, जैसे हमारी मशीन बी। अब दूसरा कदम, बॉटलनेक का शोषण करो, एक्सप्लॉइट द कंस्ट्रेंट। इसका मतलब है ये पक्का करो कि बॉटलनेक 1 सेकंड के लिए भी बेकार ना रहे, उसकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल हो और उसे सिर्फ वही काम दो जिससे सबसे ज्यादा थ्रूपुट मिले। मतलब बॉटलनेक के कीमती समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ये बॉटलनेक की कमाई की क्षमता के हिसाब से तय होगा। हाँ, बिल्कुल। प्रति मिनट बॉटलनेक टाइम पर कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा थ्रूपुट डॉलर या रुपए कमा कर देता है, उसे प्राथमिकता दो। दिलचस्प। और बाकी मशीनें जो बॉटलनेक नहीं हैं,
जैसे मशीन ए। यहीं आता है तीसरा और शायद सबसे अहम कदम, बाकी सब कुछ स्टेप 2 के निर्णय के अधीन करो। सबऑर्डिनेट एवरीथिंग एल्स, मतलब जो मशीनें बॉटलनेक नहीं है उन्हें सिर्फ उतना ही और तभी बनाने दो जितनी बॉटलनेक को जरूरत है। मतलब मशीन ए को 1300 पर नहीं चलाना। नहीं, उसे सिर्फ 1100 की रफ्तार से चलाना है ताकि मशीन बी के पास माल जमा ना हो। गैर बॉटलनेक संसाधनों को बॉटलनेक की ताल पर नचाना है। उन्हें फुल स्पीड पर चलाने से सिर्फ इन्वेंट्री बढ़ेगी और कुछ नहीं। ये तो वाकई पारंपरिक सोच के बिल्कुल उलट है, जहां हर मैनेजर चाहता है कि उसकी मशीनें हमेशा चलती रहें, बिजी दिखें। हाँ, पर टीओसी कहता है कि लोकल एफिशिएंसी, हर मशीन को तेज चलाना से ज्यादा जरूरी है ग्लोबल एफिशिएंसी, पूरे सिस्टम का थ्रूपुट बढ़ाना। ठीक है, तो पहला पहचानो, दूसरा बॉटलनेक निछोड़ो, तीसरा बाकी सबको उसके अधीन करो। चौथा कदम क्या है? चौथा है सिस्टम बाधाओं को ऊपर उठाओ, एलिवेट द कंस्ट्रेंट। अगर जरूरत है और आर्थिक रूप से सही है तो बॉटलनेक की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाओ, जैसे तेज मशीन लगाओ या एक और मशीन लगाओ, प्रोसेस सुधारो, एक्स्ट्रा शिफ्ट चलाओ। यानी बॉटलनेक को और बेहतर बनाओ। और पांचवा कदम है प्रक्रिया दोहराओ, रिपीट द प्रोसेस। क्योंकि जैसे ही आप एक बॉटलनेक को हटाते हैं या बेहतर करते हैं, कोई और चीज सिस्टम का नया बॉटलनेक बन जाती है। अच्छा, तो ये एक लगातार चलने वाला सुधार का चक्र है। बिल्कुल, आप कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा अगले बॉटलनेक की तलाश में रहते हैं। प्रदर्शन मापने का एक और तरीका भी था शायद, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। ये क्या है? हाँ, टीए रेशियो। ये एक और तरीका है ये देखने का कि कोई प्रोडक्ट फायदेमंद है या नहीं, खासकर बॉटलनेक के नजरिए से। इसका फॉर्मूला है थ्रूपुट प्रति बॉटलनेक मिनट भागा पूरी फैक्ट्री का खर्चा प्रति बॉटलनेक मिनट। अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बॉटलनेक के हर मिनट के इस्तेमाल पर फैक्ट्री के कुल खर्चे से ज्यादा कमा कर दे रहा है, वो फायदेमंद है। तो हमारे स्रोत के उदाहरण में शायद प्रोडक्ट Y का रेशियो 1.02 था। हाँ, बिल्कुल, जबकि प्रोडक्ट X का रेशियो 1 से कम था। इसलिए भले ही X की प्रति यूनिट कमाई ज्यादा दिख रही हो, बॉटलनेक के कीमती समय के हिसाब से Y ज्यादा फायदेमंद था। फोकस हमेशा बॉटलनेक पर रखना है। समझ गया। तो टीओसी के फायदे तो साफ दिख रहे हैं, इन्वेंट्री कम होगी, माल जल्दी निकलेगा, फोकस सही जगह रहेगा। लेकिन क्या इसकी कुछ सीमाएं या कमियां भी हैं? हाँ, है। एक तो ये कि टीओसी का फोकस अक्सर शॉर्ट टर्म लाभ पर ज्यादा होता है। कभी-कभी क्वालिटी, कर्मचारियों का मनोबल या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जैसे पहलुओं पर उतना ध्यान नहीं जाता। दूसरा, ये अक्सर परिचालन व्यय ओई को काफी हद तक फिक्स्ड मान लेता है, जो हमेशा पूरी तरह सच नहीं होता। कुछ खर्चे प्रोडक्शन लेवल के साथ बदल भी सकते हैं, तो ये एक सरलीकरण है। ठीक है, तो अगर हमें टीओसी को संक्षेप में समझना हो तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हर सिस्टम में, चाहे वो फैक्ट्री हो या कोई और प्रक्रिया, हमेशा एक या कुछ बाधाएं होती हैं जो उसकी क्षमता को सीमित करती हैं। टीओसी हमें सिखाता है कि इन बाधाओं को पहचानें, उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करें, बाकी पूरे सिस्टम को उनके हिसाब से चलाएं और फिर लगातार इन बाधाओं को बेहतर बनाने या हटाने की कोशिश करें, ताकि पूरे सिस्टम का प्रदर्शन और मुनाफा सुधर सके। हाँ, खासकर छोटी अवधि में ये बहुत असरदार तरीका है। पर हाँ, इसे मैनेजमेंट का एकमात्र या संपूर्ण समाधान नहीं मानना चाहिए। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है, पर इसे बाकी चीजों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? पारंपरिक सोच हमें हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर मशीन पर एफिशिएंसी बढ़ाने को कहती है। हाँ, लेकिन टीओसी का उदाहरण, जैसे वो मशीन ए और बी वाला, दिखाता है कि सिर्फ एक हिस्से को, खासकर जो बॉटलनेक नहीं है, उसे ऑप्टिमाइज करने से फायदा तो दूर, नुकसान हो सकता है, जैसे ज्यादा इन्वेंट्री या ऑर्डर पूरा करने में देरी। बिल्कुल। तो ये हमें चुनौती देता है कि हम अलग-अलग हिस्सों को देखने के बजाय पूरे सिस्टम को एक इकाई के रूप में कैसे देखें और सुधारें। शायद यही असली सवाल है। आज व्यापार जगत में देखिए, पर्यावरण सिर्फ एक साइड टॉपिक नहीं रहा, ये एकदम बिजनेस की सेंटर में आ गया है। बिल्कुल। कंपनियों पर अब दोहरा दबाव है, पैसा भी कमाओ और भाई पर्यावरण का ध्यान भी रखो। पर सवाल यह है कि वो ये सब करते कैसे हैं? हाँ, और यहीं पर मतलब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसे हम ईएमए कह रहे हैं, वो सामने आता है। ईएमए? हाँ,
ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक तरह से सोच है, एक नज़रिया है। कंपनियां समझती हैं कि उनका पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, उसको मापती हैं और फिर कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी ईएमए की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या असल में, क्यों इतना जरूरी होता जा रहा है और ये काम कैसे करता है, खासकर पर्यावरणीय लागतों के नजरिए से। जो हमारे पास जानकारी है वो इसी पर है। देखिए, ईएमए का जो मूल काम है ना, वो है पर्यावरण से जुड़ी जानकारी, खास तौर पर लागत और परफॉर्मेंस, उसे इकट्ठा करना अच्छा। और फिर उसका विश्लेषण करना। मकसद क्या है? ताकि कंपनी के अंदर लोग बेहतर फैसले ले सकें। और ये अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया, मतलब पहले नहीं था क्या? नहीं, अचानक तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, पिछले कुछ दशकों में इसकी अहमियत बहुत तेजी से बढ़ी है। आप देखिए, वो एक्सॉन वाल्डेज जैसा तेल रिसाव कांड हुआ था, हाँ, याद है। उसने दुनिया को हिला दिया था। फिर नियम भी लगातार सख्त हो रहे हैं। एक स्रोत में जिक्र है कि ब्रिटेन में कंपनी पर भारी जुर्माना लगा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिए। संपत्ति तक जब्त हो गई। बाप रे। और समाज भी, लोग भी अब काफी जागरूक हैं। अब कार्बन फुटप्रिंट जैसी बातें आम हो गई हैं। सही। लोग उन कंपनियों को ज्यादा पसंद करते हैं जो पर्यावरण के प्रति थोड़ी जिम्मेदार दिखती हैं। तो ईएसएमआई सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए नहीं है, ये असल में फैसले लेने में मदद करता है। लेकिन ये जो पर्यावरणीय लागतें हैं, एनवायरमेंटल कॉस्ट्स, ये पता कैसे चलती हैं? मैंने सुना है ये अक्सर छिपी रहती हैं, मतलब जो सामान्य खर्चे होते हैं, ओवरहेड्स, उनमें कहीं गुम हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। और इनको सामने लाने के लिए, मतलब उजागर करने के लिए, कई तरीके सोचे गए हैं। जैसे? एक काफी मशहूर वर्गीकरण है हैंसन और मेंडोजा का। ये कुछ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जैसा है। अच्छा, क्वालिटी वाला। हाँ, ये लागतों को 4 हिस्सों में बांटता है। पहला, रोकथाम या प्रिवेंशन, मतलब प्रदूषण रोकने के लिए जो आप खर्च करते हैं, जैसे कोई नया फिल्टर लगाया। ठीक है। दूसरा, मूल्यांकन या अप्रेजल, ये जांचने का खर्च कि आप नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, जैसे कोई ऑडिट करवाया। तीसरा, आंतरिक विफलता या इंटरनल फेलियर, कंपनी के अंदर ही जो गड़बड़ हुई, जैसे कोई कचरा निकला या प्रदूषण हुआ, उसको संभालने का खर्च। मान लीजिए कोई जहरीला कचरा है, उसका निपटान करना। ओके। और चौथा, बाहरी विफलता या एक्सटर्नल फेलियर। ये सबसे गंभीर है, मतलब कंपनी के बाहर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और अब आप उसे ठीक कर रहे हैं, जैसे तेल रिसाव हो गया, उसकी सफाई, या मिट्टी खराब हो गई, उसे सुधारना। समझ गई। तो ये वर्गीकरण एक फ्रेमवर्क देता है सोचने का, लेकिन प्रैक्टिकली कंपनी इन छिपी हुई लागतों को ढूंढती कैसे है, खासकर वो जो ओवरहेड्स में मिली हुई हैं? हाँ, उसके लिए खास तकनीकें हैं। एक बहुत ही, क्या कहते हैं, कारगर तकनीक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी एबीसी। एबीसी? हाँ, जो पारंपरिक अकाउंटिंग है ना, वो अक्सर इन लागतों को या तो नजरअंदाज कर देता है या बस एक बड़े से ओवरहेड के ढेर में डाल देता है। हाँ, होता है। लेकिन एबीसी क्या करता है, वो इन पर्यावरण से जुड़ी लागतों को उन खास गतिविधियों या उन प्रोडक्ट्स या उन प्रोसेसेस से जोड़ता है जो असल में उनके लिए जिम्मेदार हैं। क्या इसका कोई उदाहरण है हमारे पास, मतलब समझने के लिए? हाँ, बिल्कुल। एक स्रोत में एक केमिकल कंपनी का उदाहरण दिया गया है। उनके 2 उत्पाद थे, एसएक्स और जेडएक्स। ठीक है। अब पारंपरिक तरीके से देखें तो हो सकता है लगे कि जेडएक्स ज्यादा महंगा पड़ रहा है, लेकिन जब एबीसी का इस्तेमाल किया गया तो पता चला कि अरे नहीं, एसएक्स बनाने में पैकिंग पर, एनर्जी पर, प्रदूषण नियंत्रण पर, इन सब गतिविधियों पर कहीं ज्यादा खर्च आ रहा था। अच्छा। तो प्रति किलोग्राम एसएक्स की जो पर्यावरणीय लागत थी, वो जेडएक्स से कहीं ज्यादा निकली। अब ये जानकारी जब मैनेजमेंट के पास आएगी तभी तो वो सही फैसला ले पाएंगे, है ना? बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है कि पारंपरिक तरीके क्या छुपा सकते हैं। और कोई तकनीक भी है एबीसी के अलावा? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है, वो है मटेरियल फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी एमएफसीए। एमएफसीए ये क्या करती है? ये कच्चे माल के पूरे सफर को ट्रैक करती है। मतलब कितना माल आया, कितना आपके फाइनल प्रोडक्ट में गया और कितना बर्बाद हो गया, वेस्ट बन गया। और ये सिर्फ उस फेंके गए माल की कीमत नहीं देखती, ये उस बर्बादी को लाने, ले जाने, संभालने, उसका निपटान करने, इन सब की पूरी लागत को सामने लाती है। अच्छा, पूरी कॉस्ट। हाँ, एक स्रोत में कैनन का उदाहरण है। उन्होंने इसी एमएफसीए तकनीक का इस्तेमाल करके लाखों यूरो बचाए। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आया कि ये जो बर्बादी है, ये सिर्फ कचरा नहीं है, ये पैसे का, संसाधनों का बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये एबीसी और एमएफसीए जैसी तकनीकें मदद करती हैं लागतों को पहचानने में,
पहचान तो हो गई। अब सवाल है कि कंपनियां इस जानकारी का इस्तेमाल करके लागत कम कैसे करती हैं? कंट्रोल कैसे होता है? बिल्कुल। देखिए, एक बार जब पता चल गया कि लागत कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है, तो फिर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। हाँ, वो तो है। जैसे MFCA से बर्बादी का पता चला, तो फिर आप तरीके ढूंढ सकते हैं कि भाई ये बर्बादी कम कैसे हो। या फिर जेरोक्स का उदाहरण है। हाँ। उन्होंने अपनी फोटोकॉपियर मशीनों की पैकिंग बदल दी। स्रोत बताते हैं कि पहले डिस्पोजेबल पैकिंग इस्तेमाल होती थी, जिसे ग्राहक फेंक देते थे। जेरोक्स ने क्या किया, उन्होंने दोबारा इस्तेमाल होने वाले टोट सिस्टम को अपनाया। मजबूत डिब्बे जो वापस आ जाते थे। अच्छा, रीयूजेबल। हाँ, रीयूजेबल। इससे क्या हुआ, पैकिंग की लागत कम हुई, कचरा निपटान की लागत कम हुई, बर्बादी कम हुई और ग्राहकों से रिश्ते भी बेहतर हुए। तो ये दिखाता है कि कैसे EMI से मिली जानकारी से आप ठोस बदलाव ला सकते हैं। तो अगर हम इसको समेटें तो EMI अपनाने के कुल मिला के फायदे क्या नजर आते हैं? फायदे तो कई हैं। देखिए, सबसे सीधा फायदा तो है लागत में कमी। जब आप अपने संसाधन मतलब रिसोर्सेज बेहतर इस्तेमाल करेंगे, बर्बादी रोकेंगे, तो पैसा तो बचेगा ही। सही। दूसरा, रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। जो ग्राहक पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, वो शायद अच्छे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत देने को तैयार हों। हाँ, ये भी होता है। और कंपनी की छवि सुधरती है, उसका भी फायदा मिलता है। एक स्रोत में डेनमार्क का उदाहरण दिया गया है। वहां जिन कंपनियों ने ग्रीन अकाउंटिंग को अपनाया, उन्होंने पर्यावरण में सुधार तो किया ही, साथ में आर्थिक लाभ भी कमाया। लेकिन क्या इसमें कोई मुश्किलें भी हैं, कोई चुनौतियां? ऐसा तो नहीं कि बस अपना लिया और सब ठीक हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल चुनौतियां हैं इसे लागू करने में। शुरू में लागत भी लगती है, मेहनत भी लगती है। डेटा इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना, ये सब थोड़ा जटिल हो सकता है। सिस्टम बिठाना पड़ता है। और हाँ, अगर पर्यावरण प्रबंधन ठीक से ना किया जाए तो जो विफलता की लागत है, जैसे कोई भारी जुर्माना लग गया या सफाई का बहुत बड़ा खर्च आ गया, वो बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसे सही तरीके से अपनाना और चलाना पड़ता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि EMA जो है वो कंपनियों को उनके पर्यावरणीय असर को सिर्फ नियमों की मजबूरी में नहीं, हाँ, बल्कि बेहतर कारोबार चलाने के लिए फाइनेंशियली और ऑपरेशनली मैनेज करने में मदद करता है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कंप्लायंस का मामला नहीं है, ये स्मार्ट बिजनेस करने का तरीका है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए कि अगर कोई कंपनी पर्यावरणीय प्रदर्शन को सिर्फ लागत घटाने का एक टूल ना माने, अच्छा, बल्कि उसे अपनी कोर स्ट्रैटेजी का, अपने मूल्यों का हिस्सा बना ले, तो ये उस कंपनी के लंबे समय के मूल्य को, उसके भविष्य को कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ खर्च बचाने से बहुत आगे की बात है। ये असल में एक टिकाऊ, एक जिम्मेदार भविष्य बनाने की कहानी है।